नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, जाने माने कवि नरेश सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा तो बहुत वर्षों से ये मन था, क्योंकि करीब 20 साल पहले जो हम लोगों ने महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के लिए जो एक स्मृति संवाद सीरीज की थी, तो मैं और नीलाभ आपके घर पर आकर हम लोगों ने एक चर्चा की थी। वो तो खैर कहानी पुरानी हो गई। और तब उसमें तो उद्देश्य भी, साहित्य के क्या विवाद हुए, कौन से केंद्र बने साहित्य के, क्यों उजड़े, ये सब बातें हुई थी। और थोड़ी अलग से मैंने आपसे विनोद जी की कविता के बारे में कुछ चर्चा की थी। लेकिन यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे नरेश जी, ये मौका है कि वो क्या है जो हम मिस करेंगे अगर कविता जीवन में नहीं होगी। कविता क्यों जीवन में जरूरी है, हमको ये बताइए। वाह, आपने तो इतना बेसिक सवाल किया, इतना मूल सवाल किया कि अगर प्रिय लगने वाली बोली और भाषा ही नहीं होगी तो फिर कैसा लगेगा। कविता तो बहुत प्रिय लगने वाली चीज है। दूसरी बात यह है कि कविता कब नहीं रही हमारे यहाँ। ये देखिए कि हमारे यहाँ जो कहावतें हैं ना, वो कविताएं हैं। कविता की जो मूल प्रतिज्ञा है, मतलब मिनिमम के इतना तो होना ही चाहिए उसमें, वो है सूक्ष्मता। कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना। इसको व्यंजना भी कहते हैं कि इसका बड़े 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 अर्थ हो रहे हैं, थोड़े से में कहा और अर्थ बड़े हैं। अब ये नाच ना आवे आंगन टेढ़ा क्या चीज है? ये कोई कविता है? एक कविता से भी ज्यादा बड़ी है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अगर ये किसी से भी कह दीजिए कि भाई आजकल आप लिख नहीं रहे, वो असल में कागज पे जीएसटी लग गया है और घर में कुछ मेहमान आ गए हैं और टाइम नहीं मिल रहा होगा, ये लिखने वाले के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल व्यर्थ है। लिखने वालों ने अपने खून से लिखा है, लिखने वालों ने जेल की कोठरियों में दीवारों पे लिखा है, नाखूनों से खुरच कर लिखा है। कल उनकी हत्या होने वाली है, मौत होने वाली है, उसमें यातना गृह की उसमें बंदी है, वहां भी दीवार पे कुछ लिख के गए हैं और वो कविताएं हमारे पास हैं। तो ये जो कविता है, ये समाज में थोड़े से में ज्यादा कहना और उसका तमाम परिस्थितियों में लागू हो जाना, तो ये कविता। अब आपने कहा कि कविता ना हो तो जीवन में क्या होगा। अगर कविता नहीं होगी, भाषा का ये सौंदर्य नहीं होगा, भाषा के अंदर ये थोड़े से में ज्यादा कहने की कारीगरी ना होगी, तो मुझे लगता है कि ये भाषा हमारे पास अंतिम कला के रूप में आई है। इससे पहले, सबसे पहले जन्म के साथ रिदम हमारे पास आ गई थी। जैसे ही हम पैदा हुए, हमारा दिल तो पैदा होने के पहले धड़क रहा था, मां के पेट में दिल धड़क रहा था। इस दिल की धड़कन में जरा सा भी फर्क आएगा तो या तो आपको हार्ट अटैक होगा किससे ही खत्म हो जाएगा, और अगर कम हो गया तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। कोरामीन का इंजेक्शन नहीं मिला तो फिर आप गए। तो ये दिल की धड़कन, ये लयात्मकता जो है, इस पर तो सारी, मतलब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ऋतुएं, परिवर्तन, ये तमाम सारी चीजें जो है, साइक्लिक ऑर्डर जो है, वो उसी रिदम पर टिके हुए हैं। ये रिदम गड़बड़ होती है। अच्छा खैर, ये संगीत का तत्व है रिदम। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, जब माँ बच्चे से बात करती है, बच्चे को भाषा नहीं आती लेकिन माँ उससे बात करती है और बच्चा बहुत सी बात समझता है वो समझता है कि मुझे प्यार किया जा रहा है, वो समझता है मुझे धमकाया जा रहा है, वो समझता है उसे डांटा जा रहा है, हाँ उसे मना किया जा रहा है, उसे वो बच्चा तो सिर्फ भाषा से ही कम्युनिकेशन होता है ऐसा नहीं है, इमेजेस से कम्युनिकेशन होता है।
यानी सबसे मुझे अच्छा उदाहरण लगता है कि बच्चे को 6 महीने के बच्चा जो घुटनों चलता है, जिसे भाषा नहीं आती अभी, उसको भी दरवाज़ा खुला दिख जाए तो उसे आइडिया आ जाता है कि दरवाज़ा खुला है, मैं बाहर जा सकता हूँ, जहाँ जाने से मुझे रोका जाता है। तो घुटनों के बल दौड़ना शुरू कर देगा खुले दरवाजे की तरफ। तो उसने क्या देखा? उसने बिंब देखा, इमेज देखी कि दरवाज़ा खुला है। उससे पहले उसने देखा था कि दरवाज़ा खुलता है तो लोग बाहर भीतर आते जाते हैं। तो भाषा से नहीं आया उसको। तो विचार, इसका मतलब ये कि विचार बिना भाषा के भी आते हैं, यानी इमेजेस से आते हैं, यानी चित्रों से आते हैं। गुफाओं में हमें चित्र मिलते थे, शब्द नहीं मिलते थे। यानी चित्रकला पहले आ गई, शब्द हमारे पास बाद में आए। तो हमारे पास शुरू से रिदम आई, हमारे पास चित्र आए, हमारे पास अभिनय आया, थिएटर, और ये सारी कलाएं मिल करके भाषा, अंत में भाषा आई। तो भाषा ने पहले से आई हुई तमाम कलाओं का इस्तेमाल किया। भाषा में आप देखिए ड्रामा मिलेगा आपको, भाषा में आपको लय मिलेगी, भाषा में आपको इमेजेस मिलेंगी। तो भाषा इन सब का इस्तेमाल करती है। इतनी जिसको कहना चाहिए इतनी सघन और इतनी तमाम सारी कलाओं से लैस जो भाषा है, उसका कलाकार यदि होगा तो वो कितना सुंदर, गहरा और मानी खेज बात कह पाएगा। वो क्यों नहीं अच्छी लगेगी? वो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ये बात कि अगर कविता ना हो, अच्छा अब अगर ये सब ना हो तो फिर विज्ञान भी नहीं होगा। अगर ये सारे आइडियाज़ ना होंगे, ये तमाम सारी चीज़ें जो कविता में आ रही हैं, जो साहित्य में आ रही हैं, जो हमारी कल्पनाशीलता के साथ आ रही हैं, कल्पना के साथ आ रही हैं, तो अगर ये किसी देश में कलाएं नहीं होंगी तो विज्ञान में भी पिछड़ा होगा वो, आप ये देख लीजिए। और या फिर वहीं पड़ा होगा, आगे जा नहीं रहा होगा। तो कविता न हो ऐसी दुनिया की तो मैं कल्पना जानवरों की तो कर सकता हूँ। और जानवर भी कुछ चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, जैसे प्यार उनको समझ में आता है, खेल कूद उनको समझ में आता है। जानवर खेलना सीख लेते हैं, जानवर प्यार करना जानते हैं। कुत्ता बिल्ली से प्रेम करने लगता है, बंदर कुत्ते से करने लगता है जिस पर वो भौंकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो जानवर, लेकिन उससे नीचे उतरते ही हम ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां भाषा और भाषा का सौंदर्य ही नहीं है। तो वहाँ कोई कलाएं नहीं हैं, वहाँ कोई विज्ञान नहीं है, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और ये इंसान को ये सीखने में कितना लंबा अरसा लगता है। बच्चा पैदा होता है, कम से कम 2 साल लगते हैं उसको जब वो एक वाक्य बोल पाता है। 1.5 साल का हमारा पोता है, वो 2 शब्द बोल पाता है। हाँ बाबा नम नम, उसका मतलब होता है नम नम खाना। कुछ और कहेगा काका, काका गया। वो 2 शब्द बोल पा रहा है अभी 1.5 साल का है। 2 साल का होते होते पूरा वाक्य बोल पाएगा। 2 साल लग रहे हैं। लेकिन बकरी का बच्चा घंटे भर में मैं करने लगेगा, जैसे बकरी कर रही है वैसे वो भी करने लगेगा। उतनी बकरी बोल पाती है, उतना ही वो भी बोलने लगेगा। बकरी 4 पाँव पे दौड़ती है, वो भी 4 पाँव पे दौड़ने लगेगा। घंटे भर बाद बकरी का बच्चा दौड़ने लगेगा। आदमी का बच्चा उसे तो 3-4 साल लगते हैं। तो इतनी कोशिश और इतनी मेहनत से वो अपने मनुष्य को, के बच्चे को काम करना पड़ता है, वर्षों में जा कर के उसको। और भाषा क्या, अभी उसके पास साधारण बोली आई, खाना पीना, रहना, गोद में लेना, बाहर जाना, इससे ज़्यादा भाषा नहीं आती। भाषा सीखते सीखते मैं तो 84 साल का हो गया, आती नहीं है अभी। इनसे पूछता रहता हूँ, विनय मेरे साथ रहते हैं, इनसे पूछता रहता हूँ इसका क्या मतलब है ना। भाषा इतनी बड़ी चीज़ है और उसका जो सबसे सुंदर रूप है, सबसे सूक्ष्म, सुंदर और संवेदनीय,
इनसे होकर के ये कविता गुजरती है। और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो काम, युद्ध जो काम नहीं कर पाते, वो काम बातचीत से हो जाता है। वो कई बार ऐसा होता है कि बड़े भारी युद्ध का टकराव है सामने और लड़ने को तैयार हैं, बीच में कभी कोई आदमी जाता है, मुझे 2 मिनट में बात करके आता हूँ, और कहते हैं कि अरे वो तो मान गया, कह रहा है कि नहीं ठीक है, लड़ाई ठीक नहीं है, तुमने ऐसा क्या कह दिया। तो वो जो क्या कह दिया उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत यानी मनुष्यता और मनुष्यता का सौंदर्य, कि अभी क्या होने वाला है, अभी लोग मारे जाने वाले हैं, अभी खून बहने वाला है, अभी लोग बर्बादी होने वाली है, तो क्या इससे पहले 2 बातें अपन कर सकते हैं। और अगर वो 2 बातों के लिए राज़ी हो गया और कोई बात उसने ऐसी कह दी कि वो सोच में पड़ जाए, सोचने लगे, तो फिर वही कविता होती है जो दिल को पलट देती है, जो बात दिल में उतर जाती है और फिर भुलाई नहीं भूलती। अच्छा, जब जैसा कि आपने भाषा के बारे में कहा जी, जो कि इंसान का एक जरूरी औजार है भाषा, वो गद्य में ऐसा क्या, उसकी क्या सीमा रह जाती है कि फिर कविता की भी जरूरत पड़ती है। गद्य वो काम क्या नहीं कर पाता जो कविता फिर? गद्य बिल्कुल करता। असल में कविता की जो मूल प्रतिज्ञा है वो सूक्ष्म और सुंदर होना है, थोड़े से में ज़्यादा बात कहना है। अगर वो लय के साथ कही जा रही है तो वो और भी सुंदर बात है, लेकिन अगर बिना लय के कही जा रही है और बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं तो वो भी बड़ी ताकत के साथ अपनी बात कर। ऐसा ये नहीं समझना चाहिए कि गद्य जो है वो कविता के लिरिक के मुकाबले कमज़ोर है। मैं आपको एक कविता की कुछ लाइनें सुनाता हूँ। मैं अस्पताल गया, लेकिन वो जगह अस्पताल नहीं थी। वहाँ मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वो आदमी डॉक्टर नहीं था। फिर वहाँ एक नर्स आई, वो भी दरअसल कोई और थी। ये क्या हो रहा है? कौन सी तिलिस्म में पहुँच गए हैं कि मैं अस्पताल गया लेकिन वो जगह अस्पताल नहीं है। उसे लगता है कि कोई बूचड़ खाना है। वो तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर बाद में देखेगा, पहले 50,000 रुपये जमा कराइए। पेशेंट को लाए ना, पेशेंट मरने को है, लेकिन पहले पैसा जमा कराइए, डॉक्टर बाद में आएगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर दौड़ा चला रहा है कि अरे बड़ी गंभीर मरीज आ गया है, इसको तुरंत अटेंड करना। ऐसा नहीं करना उसको। वो तो दुकान है, पैसा लूटना है उसको। वो तो मुर्दे का भी 2-4 लाख रुपए का बिल बना करके आपको दे देगा और लाश लेने नहीं देगा। ये कौन सी जगह है अस्पताल? तो क्या बात कह रही है कविता कि मैं अस्पताल गया लेकिन वो जगह अस्पताल नहीं थी। वहाँ मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वो आदमी डॉक्टर नहीं था। तो ये गद्य जो है, और गद्य के बहुत नमूने दे सकता हूँ मैं। तो गद्य बहुत ताकतवर चीज़ है। शर्त यही है कि वो थोड़े से में बिना फूल पत्ते लगाए हुए कोई बहुत गहरी बात कह रहा हो। अच्छा, तो अब चाहे गद्य का ये रूप हो या कविता अपने आप में, जो लोग कविता ही है। हाँ, ये कोनराइन की कविता है। दरअसल गद्य से हम कंफ्यूज करते हैं, जैसे न्यूज़ है, खबरें हैं, हाँ बहुत सारे विवरण हैं, तो बहुत सारी घरेलू बातचीत है हमारी, कहो भाई कैसे हो, क्या है क्या नहीं है, आज क्या सब्जी बननी है। इन सब के कोई बहुत गहरे मतलब नहीं होते असल में। ये रोज़मर्रा जो बातचीत होती है, या अखबार में जो खबर छपी कि नीतीश कुमार के पास 50 MLA हैं और लालू यादव वाली पार्टी के पास जो हैं वो 70 MLA हैं और दोनों ने मिलकर सरकार बना लिए। ये कौन सी बड़ी गहरी बात है? हाँ, ये जब विवरण देने लगते हैं ना, हम रिपोर्टिंग करने लगते हैं, तो उसमें कभी कभी रिपोर्टिंग भी बहुत गहरी और बहुत सुंदर होती है, लेकिन कभी कभार होती है। बाकी जनरल जो है उससे हम गद्य को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन गद्य में जब कविता लिखी जाती है और अच्छी कविता लिखी जाती है तो उसी दर्जे की होती है जिसमें लय के साथ एक है अतिरिक्त ताकत आ जाती है इसमें। ये बात है, पक्का है।
हाँ, अरे चाय हाँ, पी चाय, लीजिए। तो ठंडी हो जाएगी फिर सब। हाँ, चाय पी लीजिए, नहीं तो। सर के लिए लेमन टी था, आप लेमन हाँ, लेमन टी। दादा चीनी की आधा। बस थोड़ा सा, थोड़ी सी। विनय जी, इसमें चीनी तो लाया नहीं है? ना, चीनी अलग से मैं दे। अच्छा, अलग से। ठीक है, बहुत अच्छा। इतना हाँ, डाल दीजिए। नहीं, मैं चला कर। चम्मच तो गई। है मुझे नहीं चाहिए, दादा को बस इतना। हाँ बस बिना नमक का ऑमलेट खाना प्रैक्टिस करेगा। कैसा लगेगा? कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं जो है वैसे उसको ही है। मतलब चाय तो ऐसी ही है ना, चीनी वाली। नहीं क्यों कुल्फी मंगाएगा। ये भी देखिए। आप ठीक 8 बजे आ गए। जी, दिल्ली में आप ऐसा टाइमिंग कैसे सेट कर लेते हैं? मेट्रो से। हाँ, मेट्रो से। खूब बताया आपने ये। वरना दिल्ली का ट्रैफिक तो ऐसा है कि आपको वक्त पे पहुंचना ही नहीं देगा। जी, और अगर कहीं आप 2 घंटे पहले निकल गए, ये सोच के कि ट्रैफिक ना फंसे, तो घंटे भर पहले पहुंच जाएंगे। असल में मेरा थोड़ा सा तो ये भी है ना कि ये लाइव कार्यक्रमों की टाइमिंग के डिसिप्लिन में रहने की वजह से, कि अगर स्टूडियो में आपका प्रोग्राम 8 बजे शुरू होना है तो 8:10 हाँ। सेकंड पर नहीं होगा, वो तो बिल्कुल आदमी, 8 बजे होगा। ये मतलब एग्जैक्टली। उसमें कोई अनुशासन मानने की कोशिश करता हूं। तो दादा बैठो, चाय पीते पीते बात चाय करोगे? पीते पीते बात करते हैं। ठीक रहेगा नरेश जी? आपको चाय पीते हुए बात करने में दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे ये थोड़ा सीखना चाहेंगे, खुद को एजुकेट करना चाहेंगे कि ये बात कि कविता तो सबको समझ में नहीं आती, जैसे कि बहुत सारी ललित कलाएं, फाइन आर्ट्स को लेकर ये है कि वो कुछ लोग ही समझ पाएंगे, और कविता को के कुछ रूपों को सुनने के बाद बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये तो समझ में नहीं आया। ये जो समझ में नहीं आना जो फ्रेज है, फिक्रा है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? ये क्या चीज है जो समझ में आती है, जो नहीं आती है, और कैसे आए ये समझ? देखिए, बहुत कठिन होना और समझ में न आना ये किसी अच्छी रचना का प्रमाण नहीं है, या उसका वो शक के दायरे में आ जाती है कि समझ में नहीं आ रही। अरे, आप ने कहा ही इसलिए है कि लोगों तक वो बात पहुंचे, लोग उसे सुने और समझें, और वो उनकी समझ में ही नहीं आ रही। तो उसके लिए कोई इम्तिहान पास करके आएगा, उसके लिए कोई वर्कशॉप करके आएगा, तब समझ में आएगी। यानी इसका मतलब ये कि एक हमारे यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है संप्रेषण। यानी संप्रेषण अगर कोई गुण है कि दुर्गुण, पहली बात तो ये बताइए कि साहब ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है, संप्रेषण तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो बात समझ में आ गई तो फिर क्या बेकार बात है? फिर ऐसा तो नहीं है ना। जो बात सबकी समझ में आती है वो ग्रेट बात होती है। तुलसीदास को मरे 400 साल हो गए, कबीर को मरे भी उतने ही साल हो गए, उनकी बात आज तक समझ में आती। तो ये कहना कि वो समझ में नहीं आती, या तो समझने वाले में कुछ ना कुछ कमी है, या जिसने उसको कहा है वो ठीक से कह नहीं पा रहा। अब कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिनमें कुछ ज़्यादा गहराई होती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कविता में लेयर्स हैं तो एक लेयर तो सबकी समझ में आना ही चाहिए। उसके बाद जो ऊंची वाली लेयर्स हैं उनके लिए लोग कह सकते हैं भाई मुझे इतना ही समझ में आया, आपकी समझ में ज़्यादा आ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने तो ऐसी ऊंची बात कह दी, अरे भाई
कोई वैज्ञानिक ऐसी बात नहीं कहता जो कहता हो किसी की समझ में आने वाली नहीं है। आइंस्टाइन का ये कहना था, ज़्यादातर लोग नहीं जानते इस बात को। आइंस्टाइन जब क्वांटम फिजिक्स का विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, अब थोड़ा विस्तार में अगर कहूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि जो बहुत न्यूटन के कुछ नियम हैं, न्यूटन के नियम हैं, और वो सभी चीज़ें जितनी भी हैं, भारी से भारी चंद्रमा और पृथ्वी हों वो भी उस नियम का पालन करते हैं, राई का दाना हो वो भी उस नियम का पालन करते हैं। राई का दाना छोड़ेंगे ज़मीन पर गिर पड़े, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम कर रहा है। लेकिन राई के दाने से बहुत ही छोटी चीज़ जिसको एटम कहते हैं, परमाणु जिसको कहते हैं, उतनी छोटी चीज़ है वो नियमों का पालन नहीं करता। और एटम से भी छोटी चीज़ वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी नहीं मानता। वो अभी तक के न्यूटन के जो नियम थे उनके हिसाब से नहीं चलता, बिहेव नहीं करता। वो नियम न्यूटन के नहीं है, वो नेचर के नियम है। न्यूटन ने तो उनको बता दिया न्यूटन के नियम नहीं है वो, तो नेचर के उन नियमों का। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि नेचर में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भारी चीज़ों के लिए अलग रूल बना दिया, हल्की चीज़ों के लिए अलग है। बोले नेचर में ऐसा नहीं होता, उसके नियम जो होते हैं सबके लिए होते हैं बराबर। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी उनकी। तो किसी ने कहा आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? तब उन्होंने कहा विज्ञान के बारे में, फिजिक्स के, वो तो फिजिक्स के प्रोफेसर थे आइंस्टाइन, फिजिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि इट मस्ट बी, उनके शब्द जो अब उन्होंने शायद जर्मन में कहा होगा, लेकिन अंग्रेज़ी में मुझे पता है, जो अंग्रेज़ी में लिखी हुई उनकी बायोग्राफी में, उसमें लिखा है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस अपार्ट, यानी गणित के समीकरणों को तो छोड़ दीजिए आप, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी फिजिक्स और साइंस मस्ट बी सो सिंपल so that even a barmaid is able to understand it। यानी जो सबसे निचले दर्जे का काम हो सकता है किसी लड़की के लिए कि वो शराब खाने में शराब परोसने का काम करती हो, शराबियों के बीच में, उसकी भी समझ में आ जाए। तब उनके रदरफोर्ड, उनके एक दोस्त थे, वो भी नोबेल प्राइज विनर थे, उन्हें कहा नो आइंस्टाइन, इट मस्ट बी सो सिंपल so that even a child is able to understand it। अब बताइए, विज्ञान के दो बड़े नोबेल लॉरिएट्स आपस में बात कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इतना आसान होना चाहिए कि एक बच्चे की भी समझ में आ जाए। क्यों नहीं समझ में आएगा? गणित नहीं समझ में आएगा और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन बात समझ में आ जाएगी, मुख्य बात। तो कभी ये कह रहा है कि साहब मैं कुछ आइंस्टाइन का बाप हो गया, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता है। और जो यूरोप के कुछ बड़े म्यूजिशियंस हुए, कुछ बड़े पेंटर्स हुए, हमारे यहाँ मुक्तिबोध हुए, इन लोगों का अपने समय के विज्ञान की जानकारियाँ बहुत थीं और उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसी बातें कहीं जिनके लिए जो बिना विज्ञान की जानकारी के वो नहीं कह सकते थे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ को हलवा बना के नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हलवा बेकार चीज़ है, ये नहीं कहा जा सकता। तो यही समझ में ना आने वाली बात। अब वो पोइट्री अगर है, हमारे यहाँ बहुत सी नॉन पोइट्री लिखी जा रही है, वो है ही नहीं पोइट्री, उसमें पोइट्री का कोई गुण नहीं है। आप जो ये कहता हो कि ये कविता समझ में नहीं आई, उस कवि से पूछ लीजिए कि भाई तू समझा दे, तो तेरी लिखी कविता है, तो भाई साहब आप ही समझा दीजिए। वो समझा नहीं पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उसमें कविता है नहीं, ज़्यादातर में नहीं है। ऐसे एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनमें, क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा ये कहता है कि जटिलता यानी किसी चीज़ को बहुत गुत्थी में रखना ये कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। गुत्थी सुलझाना अचीवमेंट है,
वो कहेगा अरे ये अभी तक पता नहीं था, असल में इसलिए होता है। ये चांद के ऊपर धब्बा क्यों हो जाता, काला क्यों हो जाता, कभी आधा कभी पूरा, तो पहले समझ में नहीं आता था। बाद में जो समझ में आ गया कि पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा और सूरज के बीच में वो आ जाती है, सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाती है क्योंकि पृथ्वी भी गोल है, तो उसी आकार का अंधेरा चांद के ऊपर आ जाता है, रोशनी नहीं पड़ती उतने हिस्से में। ये बहुत आसान है। तो किसी ज़माने में जो कुछ चीज़ें जो बड़ी कठिन थी बाद में बहुत आसान हो गई। तो ये तो कोई वैज्ञानिक नहीं कहता कि मेरी खोज बड़ी कठिन है, वो बड़ी समझ में मुश्किल से आएगी, लेकिन कवि ये कहता है या आर्टिस्ट ये कहता है तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि ये हो सकता है झूठ मूठ बोल रहा हो, इसे पता ही नहीं है किसने क्या किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत ही होगा, गलत मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे शक तो होना ही लगता है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, ये चीज़ हमें ख़राब लगती है, यानी कि अपनी हम रुचियों के बारे में सजग रूप से ये जब कहते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लगी, ये चीज़ ख़राब लगी, ये रुचियां हमारी बनती कैसे हैं, कैसे हम इनको एक्वायर करते हैं, कैसे अर्जित करते हैं और हम ये कहने के काबिल होते हैं एक समय में कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। इस तरह का संगीत चीज़ क्या है, दरअसल हमको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, हमको अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका या अपना पोता बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना और आइसक्रीम का लगना अच्छा एक तो नहीं है। तो हम जिस ऐन्द्रिकता, जिस अपने ऑर्गन से उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए वो प्लेजरेबल है कि नहीं। यानी हम खा रहे हैं, हमको कोई कड़वी चीज़ खिला दीजिए, मैं अरे यार बहुत ही बेकार खराब चीज़ है, थूक देंगे उसको। आइसक्रीम खिलाइए तो खा लेंगे। तो ये स्वाद की जो ग्रंथियां हैं, इनकी पसंद नापसंद अलग है। नाक की पसंद नापसंद अलग है। बदबू उसे पसंद नहीं, खुशबू उसे पसंद है। इसी तरह से हमारी आँखों को कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ चीज़ें नापसंद हैं। हमारे स्पर्श को कोई गिलगिली और वैसी चीज़ छूते ही हम हाथ हटाएंगे अपना, अरे पता नहीं कहाँ। कुछ लोगों का हाथ ही होता है मरे हुए चूहे जैसा, उनसे हाथ मिलाई तो लगता है पता नहीं, तो जल्दी से हाथ, जैसे जिसका मजबूत हाथ ना हो तो हम हाथ तो जो हमारे स्पर्श की ऐन्द्रिकता है, तो स्पर्श की अलग है, नाक की अलग है, जीभ की अलग है, आँखों की अलग है। इसीलिए जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, उन्हीं से हमारी सारी लाइक्स और डिसलाइक्स बनी हैं, उन्हीं से हमारी भाषा भी बनी है। अगर मान लीजिए हमारे अंदर स्पर्श की क्वालिटी ना होती तो ठंडे का क्या मतलब हमारे लिए, हम छूते में पता ही नहीं लगता ठंडा है गरम। गरम का क्या मतलब, गीले का क्या मतलब, सूखे का क्या मतलब, गिलगिले का क्या मतलब। हमारे भाषा से शब्द ही गायब हो जाते अगर हमारे पास ये नहीं होता तो। हम आंखों से देख ना पाते तो हरे का क्या मतलब, सफ़ेद का क्या मतलब, गोल का क्या मतलब, चपटे का, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन सभी से हमारी भाषा जुड़ी हुई है। भाषा में सारी इंद्रियां काम करती हैं। इन्हीं से हमने बाद में सोचना शुरू किया और बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन किया और विज्ञान का काम किया। उसके पीछे हमारी नाक, आँख, कान, जीभ काम कर रहे हैं, वरना भाषा ही नहीं बनती। ऐसा कोई शब्द बताइए जिसका सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से ना हो। अब क्या होता है, जैसे सुंदर शब्द है, आंखों को कुछ चीज़ें सुंदर कैसे, कुछ चीज़ें के लिए हम सुंदर कह देते हैं कि ये बात बड़ी सुंदर है। बात क्या सुंदर है? भाई सभी इंसान हैं, सभी लोग मनुष्य हैं, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका धर्म क्या है, आप की जाति, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह
हर इलाके में, हर जाति में, हर धर्म में कुछ लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होते हैं, कुछ लोग बहुत खराब होते हैं। तो वो अच्छा लगना एक अलग अच्छा लगना होता है, और बाकी दूसरी इंद्रियां जिस तरह से चीज़ों को ग्रहण करती हैं वो अच्छा लगना अलग अच्छा लगना होता है। आपका आशय क्या है, मुझे थोड़ा और बताइए तो मैं उसका जवाब फिर दूंगा आपको। आशा ये है कि एक ही घर में दो बच्चे जी बड़े हो रहे होते हैं, हाँ पल रहे होते हैं। एक की रुचि हो सकता है कि बहुत फाइन आर्ट्स की तरफ जी विकसित हो जाए और दूसरे की नहीं। हाँ हाँ और एक कहने लगे कि ये चीज हमें अच्छी लगती है और एक कहे कि ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये अच्छा लगना, ये जी ये जजमेंट जी उसके अंदर कैसे आता है? ये इसके कोई नियम नहीं, इसके नियम नहीं है कि दो भाई, दो ट्विन एक साथ माँ के गर्भ में आए, कंसीव हुए, और दोनों बच्चे जो हैं कभी कुछ चीज़ों में एक से होते हैं, कुछ चीज़ों में एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो बच्चे का विकास होना होता है माँ के गर्भ में, अभी तो एक पॉइंट होता है ना, छोटा सा पॉइंट होता है जिसमें जब दिल का धड़कना शुरू होता है तो डॉक्टर सबसे पहला मैसेज देती है कि दिल की धड़कन शुरू हो गई, जान पड़ गई तुम्हारे गर्भ में। अब वो बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, माँ को क्या खाना मिल रहा है, माँ को क्या दुख मिल रहे हैं, क्या खुशियाँ मिल रही हैं, इन सब का असर भी बच्चे पर पड़ रहा होता है। बच्चे भूखे हैं, हिंदुस्तान के 50% बच्चे भूखे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो इसका क्या मतलब है कि उनके माता पिता सारा भोजन खुद खा जाते हैं, बच्चों को नहीं देते? ऐसा नहीं है, माता पिता भी भूखे हैं, उन्हें भी भोजन नहीं मिल रहा, बच्चों को कहाँ से दें? सबसे पहले तो बच्चों को ही देते हैं, लेकिन दाल भात से बच्चे का विकास नहीं होता। बच्चे को दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, पनीर चाहिए, अंडे चाहिए, मीट चाहिए, सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, उसे कितनी सारी चीज़ें चाहिए। अभी वो मनुष्य बनना है, उसे बड़ा होना है, उसे नहीं मिल रहा, माँ बाप को ही नहीं मिल रहा, बच्चे को कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो बच्चा जो बड़ा हो रहा है तो माँ की मानसिक स्थितियाँ क्या हैं? ओवरवर्क तो नहीं है, बच्चे को माँ को पोषण पूरा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि माँ से के ही वो जो नाल से उसको बच्चे को फीडिंग हो रही है, तो वो बच्चा वैसा बन रहा है। अब वो क्या बन जाएगा कह नहीं सकते, खिलाड़ी बन जाएगा। खेलना हमारे यहाँ बहुत ख़राब चीज़ समझी जाती है, पढ़ाई करो पहले। जो बच्चा खेलता ज़्यादा है वो कहते हैं ये खराब। हो सकता है कि वही कोई बड़ा भारी खिलाड़ी और एथलीट बन जाए और दुनिया में बड़ा नाम करे, बड़ा पैसा कमाए, और जो बहुत पढ़ता था वो कोई बाबू आबू क्लर्क हो जाए कहीं सेलेक्ट होकर के, उसका कोई जानने वाला ना हो। तो इस तरह से कह नहीं सकते कि दो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और वो क्या बन जाएंगे। किसी चीज़ से रिलेट करके नहीं कर सकते कि ये ऐसा करता है इसलिए बहुत अच्छा है। ना हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दो बच्चों के बारे में बता दूं मैं, ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। एक तो एडिसन स्कूल से निकाल दिए गए थे, ये पढ़ते पढ़ते नहीं है, इनको कुछ आता नहीं, बोलते नहीं, बेकार हो जाओ, गेट आउट। इतना बड़ा वैज्ञानिक हुआ वो, है ना। स्टीफन हॉकिंग को उसके जो टीचर थे, जो अंतरिक्ष विज्ञान सीखना, वो एडमिशन ही नहीं दे रहे थे, बोले वो उसके नंबर नहीं आते ठीक। तो उससे उन्होंने कहा, स्टीफन से ने कहा कि भाई तुम चाहते हो मेरे अंडर काम करना? उन्होंने कहा सर काम। तो बोले तुम इतने नंबर आना चाहिए तुम्हारे। तो उसने कोशिश की, नंबर नहीं आया उसके। तो उन्होंने कहा नंबर तो आ नहीं रहे तुम्हारे, तो तुम एडमिशन। लेकिन उसके कलीग्स और उसके टीचर्स वगैरह थे, बोले सर बहुत तेज़ है वो, आप कैसे उसे एडमिशन, आप उससे बात कर लीजिए। प्रोफेसर हॉयल उनका नाम था। तो हॉयल ने कहा कि अच्छा बैठो मेरे साथ बातचीत करो। वो इतनी तेज़ी से जवाब दे रहा था,
फाइल परेशान हो गए, बोले तुम तो यार बहुत तेज आदमी हो, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते? बोले मैं लिखता हूँ बहुत धीमे हूँ और मेरा दिमाग बहुत तेज काम करता है, उतनी तेजी से मैं लिख नहीं पाता, पीछे रह जाता है, मुझे फिर पीछे लौटना पड़ता है कि मैं कहाँ क्या लिख रहा था, दिमाग आगे चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है कभी कभी इस बात पर कि उनको ठीक से समझा नहीं जा रहा, और कौन कब क्या निकलेगा इसको हम तय नहीं कर सकते। इसलिए कोई बच्चा घर में कैसा है वो बड़े होकर के क्या बनेगा। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मेरे पिता ये कहते थे, फिक्र करते थे कि ये मेरा जो बड़ा बेटा तो डॉक्टर हो गया, ये छोटा बेटा अपनी रोजी कमा पाएगा कि नहीं, कि बड़े भाई के यहाँ कंपाउंडरी करेगा, तो भाभी इसको पता नहीं इज्जत से पेश आएगी कि नहीं आएगी। इस चिंता में बहुत दिन रहे वो, और उसका कारण ये था कि मेरा मन इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं बांसुरी बजाता था, मैं माउथ-ऑर्गन बजाता था, मैं सिनेमा बहुत देखता था, मैं कविताएं करता था, मैं वो सारे काम करता था जो इंजीनियरिंग से कि इनका कोई मतलब नहीं था। लिहाजा मैं कंटिन्यूसली 2 साल फेल हुआ सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में। तो मेरे घर में ये बहुत चिंता हो गई थी कि ये तो पास नहीं कर पा रहा इंजीनियरिंग, तो अब क्या होगा इसका। मैंने उन्हें बहुत आश्वासन दिया, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन मैं पास कर लूंगा इम्तिहान। तो बोले कब पढ़ोगे? मैंने कहा अब ये नहीं कह सकता। तो बहरहाल जब मैंने तय कर लिया कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे पास कर लेना चाहिए, उसके पनिशमेंट मिल गए, हॉस्टल से निकाल दिया गया मैं। और हॉस्टल से निकलने का बड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप बाहर किराए का मकान लें, फिर हॉस्टल में मैस होता है, खाना आप खाने कहीं और जा रहे हैं, हाँ, साथियों से किताबें मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्टल के बाहर निकाल देने का मतलब आप जंगल में पहुंच गए। तो बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे जब मुझे हॉस्टल नहीं मिला, फेल हो गया मैं, तो हॉस्टल नहीं मिला तो हॉस्टल के बाहर रहना शुरू कर दिया। तो मैं प्रोफेशनल हो गया, बांसुरी बजाने के पैसे मिलने लगे मुझे, बांसुरी माउथ-ऑर्गन बजाने के। मैं शहर में अकेला ऐसा आदमी था जो 2 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा लेता था। तो कमर्शियली अरे मैं मुकेश के साथ बजा चुका हूँ। मुकेश का प्रोग्राम था, एक चैरिटी शो था, बहुत बड़ा चैरिटी शो था डिफेंस के लिए, और उसमें मुकेश आए हुए थे। तो उन्हें मुकेश को 15 मिनट का ब्रेक चाहिए था, भाई 8-10 गाने गाएंगे, उसके बाद ब्रेक करेंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर गाना गाएंगे। तो उन्होंने कहा 15 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, उस बीच में कोई और आर्टिस्ट आप बुला लीजिए, लेकिन वो वोकल नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होना चाहिए। तो मुझे बुला ले गए। तो बहरहाल मैंने माउथ-ऑर्गन बजाया है, नहीं ये जबलपुर की बात है। तो एक स्टेंजा उन्होंने किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार माउथ-ऑर्गन पे मेरे साथ गाया मुकेश ने। गाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि पिच मेरा माउथ-ऑर्गन का ऊंचा था, तो फिर उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि अब तुम बजाओ, मैं वो पीछे हट गए और मैं बजाता रहा उस गाने को। बहरहाल तो मैं पता नहीं किस बात के जवाब में ये कह रहा था कि मेरे पिता बहुत परेशान इस बात से रहते थे कि मैं रोज़ी रोटी कमा पाऊंगे कि नहीं। तो मेरे जो लक्षण थे वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं अपने शहर में सबसे अच्छा बांसुरी बजाने वाला हूँ, मैं अपने शहर का सबसे अच्छा माउथ-ऑर्गन बजाने वाला हूँ, मैं अपने शहर में सबसे अच्छे जो लोग कविताएं लिख रहे हैं वो हूँ। तो मेरा दिमाग तो ठस नहीं है ना, मैं चीज़ों को सीख पाता हूँ और सबसे अच्छा सीख लेता हूँ। तो फिर इंजीनियरिंग में क्या रखा है, वहाँ तो दो चार होते हैं, वो आसान काम है। वो कविता मुश्किल है, इंजीनियरिंग आसान है। तो पहाड़ा है, याद कर लीजिए। लोअर लेवल पे गणित बहुत आसान होता है, हायर लेवल पे थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ता है। जी अच्छा, देखिए, जिस साल एक डॉक्टर की मौत फिल्म को अवार्ड मिला, उस साल आपको भी एक अवार्ड मिला। वो क्या फिल्म थी? हमने देखा कि उसमें भी उस अवार्ड फंक्शन में आप थे।
एक्चुअली मुझे एक शॉर्ट फिल्म थी, संबंध उसका नाम है, और वो मेरी एक कविता पर बनाई हुई फिल्म है। ख़ास बात उसमें यह है कि कविता की कोई भी लाइन उसमें पढ़ी नहीं गई है, कविता का एक शब्द भी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि फिल्म की ग्रामर अपनी अलग है। वो विजुअल और साउंड की का मीडियम है, उसी से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप भाषा में सब बोले, कविता पाठ ही करने लगे, तो फिर कर दीजिए मंच पे जाके कविता पाठ, वो तो कविता पाठ हो गया। उस कविता पर अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म में जो बात कविता कह रही है उसे फिल्म के थ्रू कहिए। तो मैंने वो काम किया, बड़ा सोच करके समझ के क्रिएट करना पड़ा मुझे कि मैं कैसे इसको ट्रांसलेट करूं इन द फिल्म लैंग्वेज ऑफ द फिल्म। तो फिर मुझे जूरी का स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया था। बनी फिल्म कविता पर थी, और ये भी है कि जो कविता की संवेदना थी वो भरपूर थी उस फिल्म में। कितनी देर की? आधे घंटे की थी। और उसमें आपका क्या रोल था? अरे मैंने उसको लिखा था, मैं ही उसका डायरेक्टर था और मैं ही उसका प्रोड्यूसर था। जी, असल में वो मेरी पत्नी विजय नरेश जो थी, उनको मैंने शादी के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट भेजा, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी बहुत रुचि फिल्मों में थी। तो शादी के बाद मैंने कहा तुम सीख लो जा करके, तुम कायदे से अपना सीख के आ जाओगे, मैं तो ऐसा ही है। तो बहरहाल वो फिल्म डायरेक्शन का डिप्लोमा लेकर के वहाँ से आ गई, और उसी बिना पर उनको गवर्नमेंट एक फिल्म, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फिल्म बनवाना चाह रही थी पर्यावरण पर, इकोलॉजी। तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिख दी और वो सबमिट कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। फंड रिलीज़ नहीं हुए उसके टाइमली, और जनवरी फरवरी आ गई, मार्च में उन्होंने कहा फंड लैप्स हो जाएंगे। तो अब क्या करें, क्योंकि उस वक्त तक चूँकि फंड देर से आए, तो मेरी पत्नी का अपॉइंटमेंट हो गया इंडियन एम्बेसी में सूरीनाम में, वो इंडियन कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर हो गई, तो वो चली गई। अब बाद में इनके फंड्स आए, इन्होंने कहा कि फिल्म बनाइए, हमने कहा वो तो गई। तो अब बोले कि हमारे तो फंड लैप्स हो जाएंगे 31 मार्च को अगर फिल्म नहीं बनी तो। उनको कोई डायरेक्टर मिला नहीं, मैंने कई नाम बताए कि इनसे बनवा लीजिए। बहरहाल बाद में मैंने कहा मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। बोले आपने कभी बनाई है? मैंने कहा नहीं, बनाई तो नहीं है। फिर कैसे बना देंगे? मैंने कहा बना देंगे, इसलिए कि स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई है, मैं जानता हूँ फिल्म कैसे बनती है। उनको मैंने कन्विंस किया, जो सेक्रेटरी थे। उसके बाद वो फिल्म मैंने बनाई, और जाहिर है कि वो उस साल बहुत पसंद की गई वो फिल्म। उसके बहुत सारे प्रिंट, फिर एनवायरनमेंट इकोलॉजी ने ख़रीदे, वहाँ के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन थे, उसने बहुत से 15-20 प्रिंट खरीद करके जगह जगह वो दिखाते थे, क्योंकि वो एक पेड़ को कटने से बचाने के बारे में थी। और मेरी जो कविता है वो फिल्म के, वो भी फिल्म के कटने के बारे में, लेकिन मेरी कविता है जिसमें पेड़ कट जाता है, लेकिन जब मैंने फिल्म बनाई तो उसमें पेड़ को बचा लिया जाता है। इतना फर्क मैंने किया। तो ये संदर्भ क्यों आया? ये पर्यावरण वाली फिल्म का नाम आप ले रहे हैं, जो ये उसी फंड से ये वाली फिल्म बनाई? उसी से बनी, क्योंकि वो बनवा नहीं पा रहे थे। उनको खतरा ये था कि 31 मार्च तक अगर फंड यूटिलाइज नहीं होते, तो गवर्नमेंट में होता है तो फंड लैप्स हो जाते हैं, अगले साल आए कि ना आए, बजट अलॉटमेंट हो कि ना हो। तो ये बात थी। ये जो स्टैंड के माइक को आपको पकड़ के रखा हूं, मैं थोड़ा मुझे पकड़ो, यहाँ पे बैठ के पूछो। खाने के लिए सब बना दिए आप बताइए आप क्या खाना चाहते हैं? कुछ सब मेन्यू नहीं है, मेनू में सर है, करेला है और घिया है, मूंगफली की दाल। क्या क्या है? एक सिंपल थाली है, एक स्पेशल थाली है, एक है 135 रुपए की मटर डिलक्स बोलते हैं, ये नॉर्मल है। एक नॉर्मल थाली है, वो कितने की? 600 रुपए। और दूसरी
तो स्पेशल लाओ यार। आप लोग खाना नहीं खाएं? हम लोग क्यों? आप लोग हाँ, खीर भी है, हाँ खीर खा 2 खीर, 2 स्पेशल और 2 खीर कर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा चाय वाय अगर खत्म हो गया तो वो ठीक है, रख देता हूँ। आप लोगों का टीम तो आवाज ठीक है। नहीं, आपका हो गया। हाँ तुम बैठो बैठो दादा। अच्छा, नहीं ये जो संबंध नाम की जो फिल्म थी, जी आप कहते हैं कि ये जो पर्यावरण वाली फिल्म के बजट से ये फिल्म बनी, हाँ, ये प्रपोजल यही था। इस तरह 2 फिल्में बनी? नहीं नहीं, एक ही फिल्म। असल में जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो डायरेक्टरेट था, उसने मेरी पत्नी को अप्रोच किया कि हम एक फिल्म बनवाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्क्रिप्ट लिख दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट सबमिट हो गई, वो अप्रूव हो गई कि हाँ ठीक है, ये अच्छी स्क्रिप्ट है और इस पर फिल्म बनाते हैं। फंड्स भी आ गए थे कि फंड लेट आए, वो चली गई। तो उनकी परेशानी ये हो गई कि अब इस फंड से हम क्या करें, हमें कोई बनाने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पर कोई बनाने को तैयार नहीं था। मैंने वो जिन डायरेक्टर्स को वो अप्रोच कर रहे थे, वो दूसरी फिल्में बना रहे थे। वो ये कह रहे थे हम 2 महीने बाद बनाएंगे, 6 महीने बाद बनाएंगे, पैसा भी कम था उसमें। तो जब वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि बड़े फंस गए हम, तो मैंने कहा आप कहें तो मैं बना देता हूँ। तो फिर वो मैंने बनाई। अच्छा, उसके बाद भी फिर कुछ अपने अपनी कविताओं या दूसरी कविताओं पर फिल्में बनाई? मैंने अपनी कविताओं पर तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने 2 बड़े सीरियल बनाए, जिसमें 3 सीरियल बनाए एक्चुअली। एक सीरियल तो था पत्थर और पानी। उस वक्त तो दूरदर्शन था, तब ये सारी चैनल्स नहीं थी। तो पत्थर और पानी भोपाल दूरदर्शन के लिए बनाई थी। और गिरिराज किशोर एक उपन्यास। पत्थर और पानी, ऐसा लगता है कि नेत्र सिंह रावत की किताब से कोई इसका संबंध है? नहीं 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 नहीं, नहीं। नेत्र सिंह रावत भी मेरे दोस्तों में से थे और फिल्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी उनके पास, लेकिन उससे संबंध नहीं था। पत्थर और पानी इसलिए रखा कि बुंदेलखंड पर वो बेस्ड था, उसका आधार। और बुंदेलखंड में चट्टानें हैं और नदियाँ तो हैं, तो उस तरह पत्थर और पानी रखा था उसका नाम। तो वो सीरियल बनाया। और गिरिराज किशोर एक उपन्यासकार हुए हैं, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो उनका एक उपन्यास जुगलबंदी बड़ा उपन्यास है और पीरियड उपन्यास है, माने 1947 से पहले का था। तो उसमें 1947 से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने का वो मुश्किल सीरियल था, वो बनाया हमने। वो लखनऊ दूरदर्शन के लिए बनाया। हालांकि उसके उन्होंने बहुत कम एपिसोड दिए, हमें 6 एपिसोड दिए कुल। पैसा जितना था, थोड़ा ही पैसा था उनके पास, तो 6 एपिसोड में पूरा कर दीजिए, तो कर दिया। तो इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स और बहुत सारी बनाई। तो वो तमाम सारी फिल्में वीडियो पे थी, लेकिन ये जो फिल्म थी ये सेलुलाइट पे थी। ये 35 mm प्रिंट था, 16 mm पे शूट की थी हमने। ये रियल फिल्म थी, वीडियो वाली नहीं थी। वीडियो वाली फिल्म में आप तो जानते ही हैं कि साउंड और इमेज एक साथ रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन जो सेलुलाइट पे बनती है उसमें साउंड अलग रिकॉर्ड होती है, इमेज अलग रिकॉर्ड होती है, फिर उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और उसी के लिए वो जो क्लैप दी जाती है ना, खड़ाक जी, उसका वो ज़रूरी होता है। अच्छा, अब तो देखा जाए कि कविता और साहित्य की दुनिया में लगभग 6 से ज्यादा दशकों से अब आपका रमना हो चुका। और एक तरह से कहा जाए कि आप कोई अंदर के आदमी तो थे नहीं, मतलब डिसिप्लिन वाइज देखे तो एक इंजीनियर जो साहित्य में घुस रहा था, शायद ऐसे आप अपने आप को देखते हैं कि कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंजीनियरिंग का, साइंस का और कलाओं का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। बल्कि आपको ये जान करके आश्चर्य ही होगा कि जब बीथोवन के बारे में मैंने पढ़ा तो पता लगा कि बीथोवन जो थे, बीथोवन तो म्यूजिशियन थे
और वो सल्वाडोर डाली वो पेंटर थे। सल्वाडोर डाली जो थे वो, उनके बारे में आपने, वो बहुत मशहूर पेंटिंग है पिघलती हुई घड़ियाँ। पिघलती हुई घड़ियाँ, उसमें समय के बारे में, नेचुरल है कि उसमें 4 घड़ियाँ हैं, चारों घड़ियाँ जो डिफॉर्म हो चुकी हैं, समय वो दे नहीं सकती, समय वहाँ स्पेस में है। तो ये बात कि स्पेस टाइम, जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट था कि स्पेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती अगर उसमें टाइम ना हो, टाइम चौथा डायमेंशन है उसका। तो इतने ऊंचे लेवल पर जाकर के उसने घड़ियों को पेंट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो साधारण आदमी हैं वो उस पेंटिंग को अप्रिशिएट ना करें, और जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में या आइंस्टाइन के बारे में जानता है वो उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा कि वाह क्या बात है, घड़ियों में समय नहीं है, समय इससे बाहर है। समय वहाँ है जहाँ आकाश है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, मैदान है, स्पेस है, वहाँ टाइम है। तो ये टाइम, तो इस तरह से जो तमाम सारी चीज़ें आती हैं वो इसने क्या नाम, बीथोवन की 5th सिम्फनी, 9th सिम्फनी, बड़ी मशहूर सिम्फनीज हैं, और वो एक तरह का ड्रामा क्रिएट करती हैं। वो म्यूज़िक में साउंड की वॉल्यूम कंट्रोल करने से एकदम से ऐसा लगता है डिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई धुन जो है वो दूर चली जा रही है, जाते 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 ओझल हो जाती है, सुनाई देना बंद हो जाती है, और अचानक एकदम से आके खड़ी हो जाती है, सस्पेंस क्रिएट करती है। ये सस्पेंस कहाँ से आया होगा? तब जब मैंने ज़्यादा पढ़ा उसके बारे में तो पता लगा कि वो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो जिस तरह से युद्ध की रचना करता था, युद्ध कौशल उसका था, वो युद्ध कौशल यही था कि रिट्रीट करते करते एकदम से अटैक कर देता था। वहाँ से प्रेरणा ले करके, और क्योंकि बीथोवन से कहा गया था कि तुम नेपोलियन के स्वागत में एक धुन बनाओ, तो उसने वो धुन बनाई जैसा कि नेपोलियन का युद्ध कौशल था कि रिट्रीट करते करते अचानक आक्रमण कर दे। इसी तरह से वो रिट्रीट करता था साउंड को कि दूर जा रही है धुन, बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है, धुंधली हो गई, सुनाई देना बंद हुआ, अचानक एक धड़ाक से सामने आ गई। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, इनका विज्ञान से कोई मतलब एक दूसरे से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं। विज्ञान में बहुत सारी कविता है। तो इसलिए मुझे इंजीनियरिंग पढ़ते हुए, और अगर मैं इंजीनियर नहीं होता तो मैं जिस तरह का भी पोइट हूँ, मेरी कविताओं को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मतलब अभी मुझे अपने बारे में ये नहीं कहना चाहिए, अपने बारे में अपने मुंह से क्या कहना कि मुझे बहुत पसंद किया जाता है ये तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ कि ये उसके गवाह हैं। अभी मेरे सामने ये मेरे साथी बैठे हुए हैं कि जब मैंने कविताएं पढ़ी एक के बाद एक, और सबको ये था कि भाई आप 10 मिनट कविता पढ़ेंगे, लेकिन मैंने शायद वहाँ पे आधे घंटे कविता पढ़ी और वो और सुनना चाह रहे थे। और कविता ख़त्म होने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा वो मुझे घेरे रहे चारों तरफ। वो जब कोई किसी को पसंद करता है तो जल्दी उसके पास से जाता नहीं है कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ और वो गए। उन्हें इतना अच्छा लगता था कि वो मेरे चारों तरफ आसपास घूमते रहते थे। कोई कह रहा था मुझे साहब सिग्नेचर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, कोई कह रहा था मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए। मेरे ख्याल से उस दिन कम से कम 70-80 फ़ोटो तो मैंने खिंचाए होंगे। और ये हाल यहाँ भी था, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो हॉल में ऑडियंस बैठी थी वो तो उठ के बाहर चली गई जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया। लेकिन 15-20 लड़के लड़कियां मंच पर आ गए और वो सर मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचा लीजिए। तो
एक ने दूसरे से कहा तू तू मेरा खींच, फिर मैं तेरा खींचूंगा। फिर दूसरे आए, दूसरा जोड़ा, तो ये चलता रहा। अब मेरी कविताओं में विज्ञान ने न तो कोई परेशानी पैदा की, बल्कि मेरी कविताओं को उन्होंने समृद्ध किया है। मेरी इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत जानकारी, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, वो साधारण जानकारियां हैं, लेकिन उन्होंने मेरी कविता के अंदर आकर के कुछ ताजगी दी है, कुछ उन्हें नया बनाया है। और मुझे मेरी कम्युनिकेशन को, मनुष्य के जीवन के बारे में होती है कविता, तो मनुष्य के जीवन के बारे में गिट्टी, कंकड़, पत्थर, सीमेंट, बालू, सरिया, यही तो मेरा काम था। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरा काम तो रोज़ ईंटों से पड़ता है। तो अब ईंटें मेरी कविता में आए बिना नहीं रह सकती थी, सीमेंट और सरिया मेरी कविता में बाहर कैसे रह सकता था, वो तो मेरे चिंता में रोज़ रहता था। तो वो मेरी कविता में ऐसा ही आता है, जैसे धरती आ जाए, आकाश आ जाए, चिड़िया आ जाए, फूल आ जाए, ऐसे ही गिट्टी, कंकड़, पत्थर आते हैं और वो कविता को सुंदर बनाते हैं और मनुष्य की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा ही खाना है, हम लोग थोड़ा सा बंगाली मार्केट होके आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये हमने जैसे कि आपसे कहा कि अब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा 82 साल की उम्र हो गई, 84 साल की उम्र हो गई, तो ये जो 60 से ज्यादा वर्षों तक आप इस साहित्य के जो हिंदी की जो दुनिया है, 70 कहिए उसे, हाँ 70 कहिए तो इसमें जो कुछ भी सर्कस होता रहता है, मतलब ठीक है कविता भी होती है, मतलब रचनाशीलता भी चलती रहती है, लेकिन कुछ सर्कस भी चलता रहता है, उसकी तिकड़में और राजनीतियां और क्षुद्रताएं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्षुद्रताएं तो ये तो मनुष्य का जीवन है, इससे आप बच नहीं सकते। ये जो हमारे रिश्तेदारियां हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सब के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो उनको तो लगता है कि वो बहुत अच्छी बातें हैं और हमको लगता है कि ये अच्छी खराब बातें हैं। तो इस तरह से होता रहता है। जैसे कि मेरी शादी को लेकर के मेरे रिश्तेदार कह रहे थे कि पता ये लड़के का दिमाग ख़राब हो गया, ये कहाँ शादी करने जा रहा है ना, ये लड़का अच्छा भला इंजीनियर पास हो गया है, इसको नौकरी मिल गई है। और ये बात आज की नहीं है, ये बात 1964 की है। 1964 कितने साल हो गए? ये हो गए 30, 20, 50, 56 साल हो गए। तो 50 साल से ऊपर पुराना, आज तो मारे मारे घूमते हैं। देखिए इंजीनियर्स आजकल मारे मारे घूमते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही उनको। जो छोटे मोटे कॉलेजेस से पास करके आ रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही। लेकिन मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करके आया था, जो पूरे मध्य प्रदेश में अपना अकेला इंजीनियरिंग कॉलेज था। 1947 से बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था। एनीवे, तो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो तमाम रिश्तेदार जो थे नाराज़ थे, उन्हें लगता था कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ और मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूँ। तो उनकी बुराई उनके नज़र में, मेरी नज़र में वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और अच्छी और बुरी का मतलब ही नहीं था। मुझे लगता था मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं कर रहा। लेकिन वो लोग मेरी शादी में शरीक नहीं हुए। अब नहीं हुए तो नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि जैसी गुणवान मेरी पत्नी ने सिद्ध किया और मैंने कह दिया था कि तुम्हें सिद्ध करना ही है, तो वैसी हमारे पूरे परिवार खानदान में कोई महिला ऐसी नहीं हुई जैसी मेरी पत्नी हुई। तो ऐसा होता है कि जो क्षुद्रताएं, बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अभी जब से मोदी आए हैं तब से बहुत से दोस्तों में झगड़े हो गए हैं, बहुत सी रिश्तेदारियां ख़त्म हो गई हैं। अरे यार तुम इस तरह के मतलब ऐसे आदमी हो, तुम मोदी को पसंद नहीं करते, ये क्या बात है? तो और कुछ लोग जो हैं वो पसंद करते हैं उनको, तो हमें लगता है कि यार तुम कैसे आदमी हो। तो हमारे अंदर जो दोस्तियां थीं, जो रिश्तेदारियां थीं, ये अजीब हुआ है
कि लोगों के अंदर ये मतभेद पैदा हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद डिवीज़न हो गए लोगों के, पहले कभी नहीं था ये ऐसा। सरकारें बदलती रहती थी, अच्छी बुरी सरकारें आती रहती थी और हम सब, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आए हैं कि जिससे दो तरह के लोग दो तरफ हो गए। बिल्कुल ये बहस चल रही, जगह जगह चल रही है। अब आप देखिए फेसबुक पर उन्होंने, अजय तिवारी ने कुछ लिख दिया है उसके खिलाफ। आशुतोष ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं उसके समर्थन में लिखने वाला हूँ। किस मुद्दे पर हो रही बात है? ये बात इस मुद्दे पर शुरू हुई। अच्छा, वो प्रेमचंद वाले मामले? नहीं, प्रेमचंद वाला मामला नहीं है, ये मामला बिल्कुल ही अलग है। और ये इस बात पर आधारित है कि हिंदू राजा बड़े अच्छे थे, वो कभी बाहर आक्रमण करने नहीं जाते थे, और ये जो मुगल आए और ये जो कहाँ के अरब आए और तुर्किस्तान से आ गए, टर्की से आ गए, ये लोग साहब लूट मार करने आ जाते थे। तो वो साहब बड़े, और वो बड़े क्रूअल भी थे, जो बहरहाल इस तरह का कुछ उन्होंने बनाया। अब उसके बारे में दो बातें। पहली बात तो ये कि कौन से हिंदू राजाओं की बात कर रहे हैं? अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था? तो क्या वो जो इलाके हिंदुस्तान के बाहर उसके कब्जे में आ गए थे, वहाँ के राजा क्या उनके कहने आए थे कि साहब हमें भी शामिल कर लो अपने राज्य में? आखिर युद्ध करके ही जीता होगा उन्होंने। कलिंग पर आक्रमण किया उन्होंने, उसके बाद उनको लगा कि इतना मारकाट ज़रूरी नहीं है, ताकत ही नहीं थी यहाँ, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, छोटी छोटी सेनाएं थीं। 3 हिस्से हमारे समाज के लड़ते नहीं थे, ब्राह्मण लड़ते नहीं थे, बनिए लड़ते नहीं थे, शूद्र लड़ते नहीं थे, तो इनको तो हारना ही था सबसे। ये तो आपस में लड़ते थे, तो जोधपुर वाले जयपुर वाले से लड़ते थे, जयपुर वाले बीकानेर से लड़ते थे, बीकानेर वाले जो थे वो अजमेर वाले से लड़ देते थे। दैट्स ऑल। तो ये कहना कि साहब बड़े शांतिप्रिय बिल्कुल नहीं थे, लड़ते ही रहते थे। काहे की शांति? और इतनी दम थी नहीं कि अपनी सीमा से बाहर जाकर आक्रमण करें, दम नहीं था। और राजा दम से होता था। राजा कोई चुनाव नहीं होता था राजा का कि राजा को वोट मिल गई तो राजा बन गया। तो पहली बात तो ये गलत उनकी। रणजीत सिंह काबुल उनके राज्य में था। रणजीत सिंह के तो क्या काबुल के जो शासक होंगे वो उनके पास आए होंगे कि साहब हमको अपनी शरण में ले लीजिए? अरे काबुल पर आक्रमण किया होगा, जीता होगा, ये सब जिनके पास ताकत थी वो आक्रमण करते थे, जीतते थे और अपना साम्राज्य बढ़ाते थे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि शांतिप्रिय बिल्कुल नहीं थे, ये सब आपस में लड़ते रहते थे। क्रूअल्टी में हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं था। यानी एक बड़े सेक्शन को हमारे समाज में ये कह करके कि तुम शूद्र हो, तुम चमड़े का काम करोगे, तुम्हारे बेटे भी यही काम करेंगे, बच्चे भी यही काम करेंगे, और तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तुम पखाना साफ करोगे। ये इससे बड़ी क्रूरता। एक आदमी क्रूर होता है थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, एक सजा दे देता है कि इसके 50 कोड़े मारो, ठीक है, खाल उधड़ जाएगी उसकी, उसके बाद छोड़ दो इसको। ऐसा नहीं करता कि इसके बच्चे के भी कोड़े पड़ेंगे, उसके बच्चों के भी कोड़े पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता था। हाँ, यहाँ तो ये नियम फरमान था कि तुम भी पखाना साफ करोगे, तुम्हारे बच्चे भी पखाना साफ करेंगे, तुम पढ़ोगे नहीं और तुम झूठन खाओगे, हमारे घर से मांग ले जाया करो, जो बचेगा वो तुमको दे देंगे। ऐसे क्रूएल्टी का कोई नमूना दुनिया में है क्या? नहीं। वो कहते हैं क्रूअल
हिंदुस्तान के राजा बड़े शांति प्रिय थे, क्रूएल्टी थी ही नहीं। वो तो टर्की के लोग थे, वो भाई होंगे, वो भी होंगे, लेकिन ऐसी क्रूरता उनमें नहीं थी। तो इस तरह की बहसें हमारे यहाँ चलती रहती हैं। जानकारी नहीं हिस्ट्री की, इतिहास की, सोचते नहीं हैं उसके बारे में। और ये झूठा एक शान, झूठा गौरव एक है, तो उसकी वजह से बहसें होती रहती हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा, फिर कुछ कविताएं आपसे सुनूंगा। मुझे मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस के बारे में बताइए। ब्रह्म राक्षस कविता क्या है, किस बारे में है? ऑडियो में आप ले रहे हैं, ब्रह्म राक्षस क्या है? बड़ा कठिन सवाल है। ब्रह्म राक्षस को समझने के लिए बहुत आसान है। उनकी कहानी, उनकी कविता है ब्रह्म राक्षस, और एक ब्रह्म राक्षस का शिष्य नाम की एक कहानी है। वो कहानी आप सुन लें तो आपको ब्रह्म राक्षस समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो एक बच्चा है, पढ़ता लिखता नहीं, तो उसको जाहिर है कि उसके पिता उससे कहते रहते हैं कि तू बहुत नालायक है। तो एक दिन उसे बहुत डांटते हैं बच्चे को, अब कहते हैं तू इस लायक नहीं है कि तू इस घर में रहे, तू पढ़ता नहीं, नालायक है, तू निकल जा। वो कहता है कि मैं निकल रहा हूँ और अब मैं लौटूंगा नहीं, जब तक मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक नहीं लौटूंगा। वो चला गया, अब वो जंगल में चला गया। अब वो ढूंढ रहा है कि मुझे गुरु बताओ कहाँ है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। जंगल में उससे कुछ बच्चे मिलते हैं, वो उन बच्चों से भी पूछता है कि भाई मुझे गुरु चाहिए। तो एक लड़का कहता है ये जो हवेली है पुरानी, इसमें चला जाए, यहाँ गुरु है। तो कहता है ठीक है। जब वो चला जाता है तो दूसरा बच्चा कहता है कि तूने उसने भुतही हवेली में क्यों उसे भेज दिया? तो हंसने लगा कि अरे वो पागल लड़का है, कह रहा था गुरु ज्ञान चाहिए तो ज्ञान जाके ले ले, वहाँ तो एक बड़ा ज्ञानी है। बहरहाल वो लड़का जाता है, पहली मंजिल पे कुछ नहीं मिलता, दूसरी मंजिल खाली, तीसरी खाली, चौथी खाली, सातवीं खाली। लेकिन वो चढ़ता जाता है, 8वीं मंजिल पर देखता है कि कोई धुनी रमाए हुए बैठा हुआ है। उसके पास जाके वो बैठ जाता है। जब वो आँख खोलता है तो उसे कहता है कि तू कहाँ से आ गया? तो कहता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं गुरु की खोज कर रहा था, मुझे आपका पता बता दिया किसी ने, बच्चों ने। उसने कहा यार कोई गुरु नहीं है, तू भाग जा, ये जगह ठीक नहीं है तेरे लिए। उसने कहा मैं तो नहीं चाहूँगा, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ और अब आप मुझे ज्ञान दो। उसने समझाया पहले, लेकिन जब वो माना नहीं तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर इस हवेली से बाहर नहीं जाना हुआ, यहीं ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो उसमें रहा और एक दिन वो आया जब उस गुरु ने उससे ये कहा, तांत्रिक था वो, उस गुरु ने उससे ये कहा कि आज तेरी शिक्षा पूरी हुई, लेकिन अब जब तक ये ज्ञान तू किसी और को नहीं देगा तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति हो गई क्योंकि मैंने ये ज्ञान तुझे दे दिया और मेरी मुक्ति हुई नहीं थी। बहरहाल उस दिन वो खिचड़ी बना के लाया था और एक गुरु के लिए थाली रखी, उसने एक खुद रखी थी थाली और आपस में बात कर रहे थे। उसने कहा अब तू खाना खा ले। तो तभी उसे ध्यान आया, बोले गुरुजी 1 मिनट रुको। बोले क्यों? तो उसने कहा मैं घी लाना भूल गया। तो उसने कहा तू अब बैठ, मैं घी उठा लेता हूँ। उसने अपना हाथ ऐसा किया,
वो हाथ उसका बढ़ता चला गया और बढ़ते 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 वो जहाँ कोठरी में घी रखा था वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ से घी उठा लिया। अब ये बहुत देख के डर गया कि ये कौन है। उसने कहा मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैंने अपना ज्ञान प्राप्त तो कर लिया लेकिन दिया नहीं, और चूंकि मैंने अपना ज्ञान किसी को दिया नहीं तो इसका दंड मुझे मिला कि मैं प्रेत योनि में चला गया, ब्रह्म राक्षस हो गया मैं। तो मैं शिष्य की तलाश में ही था। अब तूने ये ज्ञान मुझसे प्राप्त कर लिया, मेरी मुक्ति हो गई, लेकिन अब जब तक ये ज्ञान तू किसी को देगा नहीं तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। ये ब्रह्म राक्षस का शिष्य कहानी है उनकी। ब्रह्म राक्षस कविता जो है वो उसी ब्रह्म राक्षस की कविता है जो छटपटा रहा है, जिसको दंड मिला है, जो प्रेत योनि में चला गया है और जो अपना ज्ञान किसी को देना चाहता है। तो मुक्तिबोध एक कविता में कहते हैं, मैं सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ ब्रह्म राक्षस का। खुद कहते हैं। सजल माने जिसमें पानी हो, उर माने हृदय। सजल उर माने ऐसा हृदय वाला जिसके अंदर करुणा हो, पानी हो। मैं सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ ब्रह्म राक्षस का। तो ब्रह्म राक्षस का शिष्य हर आदमी नहीं हो सकता। वही हो सकता है जो खुद ज्ञान प्राप्त करने के इच्छा से भरा हो और ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर दे ज्ञान प्राप्त करके। तो मैं सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ ब्रह्म राक्षस का, शिष्य होना चाहता हूँ। ये खुद कहते हैं अपनी उस कविता में। और वो ब्रह्म राक्षस उसी व्यक्ति को लेकर के, चरित्र को लेकर कविता है जिसने अपना ज्ञान लिया बहुत। वो जगह जगह इस ब्रह्म राक्षस की थ्योरी को मुक्तिबोध कहते हैं, लिया बहुत ज़्यादा और दिया बहुत कम। मर गया देश, जीवित रह गए तुम। तो ये जो थीम की तरह से उनके यहाँ आता है कि तुम जो ले रहे हो वो तुम्हें देना भी है, और अगर दोगे नहीं तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम प्रेत योनि में चले जाओगे। और ये कथा वो पुराणों से लाए हैं। पुराणों में ब्रह्म राक्षस का कोई संदर्भ मिलता है? हाँ हाँ, मैं बहुत दिन तक खोजने के बाद मुझे पता लगा कि वो है। अच्छा। क्योंकि हमने तो पुराण पढ़े नहीं ना। तब भी वो यही मतलब वो है संकेतार्थ। अब वही उसी तरह वो उन्होंने बदल दिया है थोड़ा। हाँ। उन्होंने थोड़ा बदल दिया है। शब्द पुंज की शक्ल में ये मुक्तिबोध का रचा हुआ शब्द पुंज नहीं है ब्रह्म और राक्षस। ब्रह्म राक्षस वो लाए हैं। तो बाद में इन्होंने खुद मुझे बताया कि पूजा होती है इनके यहाँ एक, जिसमें बांस को रख करके वो पूजा की जाती है। और क्या है जो इन्हीं ने बताया मुझे कि वो एक अलग तरह से पूजा होती है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो प्रेत था। तो प्रेत जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हवा है वो, तो उसको बांस फोला होता है। तो बांस में रह करके फिर उसने वो भागवत कथा सुनी और तब उसकी मुक्ति हुई। ये पुराण में कथा है, उसको उन्होंने एडेप्टेशन किया कविता में। और वो इस तरह से किया कि उसने जो लिया था वो दिया नहीं। अब तुमने जो भी संपत्ति प्राप्त कर ली, तुमने जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है संसार से, वो तुम्हें देना है, लौटाना है, लौटा के जाओ। और बिना लौटाए जाओगे तो तुम प्रेत हो जाओगे। ये और छटपटाता रहता है ब्रह्म राक्षस, वो अपना मैल छुड़ाता रहता है, मैल छूटता ही नहीं उसका। ये है वो। तो अब आप हमको कुछ कविताएं सुनाए। अरे भाई बहुत हो गया। तो आप मेरी कविताएं YouTube पे बहुत मिल जाएंगी, आप कहीं से ले लीजिए। एक सुना दीजिए। अच्छा, एक कविता सुना देता हूँ। कौन सी कविता सुना दें, कौन सी कविता सुना दें बताइए।
शेष दरवाजा इस बारिश में। दरवाजा सुना दें कुछ ऐसा, दरवाजा सुना देते। कविता का शीर्षक है दरवाजा। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है, बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है। कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। ये कविता है दरवाजा बारिश को लेकर के। और एक कविता है एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, तो एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरैयों गिलहरियों फलों फूलों ऋतुओं और मौसम से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी शमशान की टाल वाला पूछेगा। ये गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। तो लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि सिर्फ बिजली के दाह घर में हो मेरा अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। जी, ये कविता यहाँ पर जो क्रेमेटोरियम है, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, कौन सी रोड है, आईआईसी के सामने, लोधी रोड क्रेमेटोरियम में ये कविता लिखी हुई है। और वहाँ जहाँ तक मुझे पता है मेरा नाम नहीं होगा उसमें। और ये कविता देहरादून के शमशान में भी, जहाँ लकड़ियों से जलाए जाते हैं मुर्दे, वहाँ भी लगी हुई है। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर करके उसको वहाँ लिखवा दिया है। तो ये इस कविता का कमाल है। जबलपुर के पास एक जगह है, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि साहब आपकी ये कविता हम अपने शमशान में लगाना चाहते हैं। हमने लगा लीजिए। काफ़ी दिन हो गए, अचानक उनका नंबर मैंने कहीं नोट किया हुआ था, तो पुरानी कॉपियाँ देखते हुए नंबर मुझे मिल गया। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो शमशान में लगा दी वो कविता आपने? अरे बोले साहब सब लोग राज़ी थे कि इस कविता को लगाया जाए, लेकिन जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने कहा कि ये कविता तो कह रही है कि बिजली के दाह घर में हो संस्कार, और बिजली आती नहीं गाँव में, तो हम क्या फंस जाएंगे। अब लोग कहेंगे कि बिजली का दाह घर बनवा दो, और हमारी सरकार बिजली देती नहीं, और हम उसी सरकार के मतलब पार्टी के आदमी हैं। तो हमारी सरकार हमसे कहेगी तुम क्यों ऐसी सब बेकार की चीज़ें लगाते हो। तो इसलिए वो नहीं लगाई, वो कविता नहीं लगाई। करेली है वो जगह, करेली का नाम है। वहाँ से फ़ोन आया था मेरे पास कि ये कविता हम शमशान में लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है लगाओ। बहरहाल इस पर हमने अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक चिता डिज़ाइन की थी ऐसी, जिसमें कम लकड़ियाँ लगा करके और मुर्दे को फूंका जा सकता है, इसमें लकड़ियाँ कम लगें। उसका इस्तेमाल लेकिन मैंने देखा कि कोई कर नहीं रहा। वो ईंटों को इस तरह बनाया था कि उसमें बीच बीच में जगह खाली रहें ताकि हवा जा सके, और एनक्लोज थी, तो जो खुली चिता होती है उसमें उसकी गर्मी फैल जाती है, चारों तरफ हवा में चली जाती है। उसमें एनक्लोजर में वो गर्मी बंद रहती है, थोड़े थोड़े छेद होते हैं, उससे हवा आती रहती है।
और उससे क्या होता है कि कम लकड़ी में भी इतनी तेज़ आंच होती है, ईंटें एकदम से गर्म होकर लाल हो जाती हैं, तो उसमें वो जो बॉडी है वो आसानी से जल जाती थी। लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं करते, खुली चिता में जलाते हैं। तो ये हमने अपने डिपार्टमेंटल पोएम आपका जन्म कब हुआ है, किस साल? 1939 ग्वालियर में, और दिन तारीख? 16 जनवरी 16 जनवरी 39 1939 ग्वालियर जी। आप कुछ हमको गा के भी सुना दीजिए आखिर। अरे नहीं, गाना मुझे नहीं आता ना। जो आपका नहीं, हाँ हारमोनिका वो बजा सकता हूँ, बजाता भी हूँ, लेकिन अब वो ना इसमें शामिल करिए। बजा सकता हूँ तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे खीर तो आपकी है ना, खीर तो खाइए। चलिए
तो मुझे भी खबर दीजिएगा आप कब इसे टेलीकास्ट कर रहे जी हैं। सर, फौरन आपको लिंक भेजूंगा। एक आप फोन पर एक दिन ये बात कह रहे थे कि किस तरह से चीजों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका एक छोटा प्रतिरोध, उसका उदाहरण आपने कहा कि जैसे एक पेपर वेट है जी। जो मेज पर रखा है, अगर हाँ। उसे नीचे वो जब गिरेगा तो आपको चोट पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाँव पे चल देगा आपका। अगर उसको वहां से हटा करके आपने गिराया नीचे और नीचे कुछ भी रखा हुआ तो वो कुचल देगा उसको। तो वो उसके अंदर जो ताकत है वो दिखाई नहीं देती। मेज पे रखा हुआ है, कोई ताकत नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब तक वो वहां उस लेवल पर रखा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वहां से हटेगा और नीचे आया वहां वो कुचल देगा। उसे अगर नीचे गिराए अगर नीचे रख लिया आपने और वहीं बगल में करोगे तो कुछ नहीं करेगा आपको। ऊपर से नीचे कर देगा। चीजें अपने विस्थापन का विरोध करती हैं। और कोई टीन का बक्सा ही घसीट है तो आप देखिए किस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी में वो झंझनाहट पैदा कर देगा। जब घसीटा जाता है जब, तो उसके नीचे जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर और कूड़ा होगा, उसकी वजह से उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज पैदा होती हैं वो जो एक दूसरे के साथ अनट्यून्ड होती हैं, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर झंझनाहट पैदा कर देगी। आसानी से आप बियर नहीं कर पाएंगे उसको। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के हम मतलब कुछ चीज़ें मतलब जैसे ये जो पृथ्वी है ना, ये बिना इसके डिफाइन नहीं हो सकती कि इसमें नॉर्थ ईस्ट में चुंबक है। इसके नॉर्थ ईस्ट में चुंबक है। ये इसके बिना ये पृथ्वी नहीं है। चांद पे नहीं है, ये पृथ्वी पे है। कुछ चीजें पृथ्वी में हैं। पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है चांद पे नहीं है। चांद पे है, चांद पे 1/16 टाइम्स है। यहाँ अगर आप 4 फीट कूद लेते हो 64 फीट कूद लेंगे आप
छलांग लगा दी, हवा में उड़ते चले जाएंगे और धड़ाम से गिरेंगे चौथे फीट पे जाकर। तो ये हर चीज की अपनी एक वो होती है, आपकी अपनी अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है। तो आप किस चीज से डिफाइन होते हैं इस पर डिपेंड करता है। सूर्य जो है वो अपनी हीट एनर्जी से डिफाइन होता है, चंद्रमा के पास कोई हीट नहीं है, रिफ्लेक्ट करता है बस। पृथ्वी जो है नॉर्थ ईस्ट से चुंबक है, उससे रिफ्लेक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिफ्लेक्ट अपने को डिफाइन करती है, मैं ये हूँ। उसको भूल करके हम काम नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी इजाजत। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा अरे है, नहीं, जो नहीं, आपके सानिध्य में बैठकर तो जितना भी वो ज्ञान का सुख लिया जा सके। तो ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया।